हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 22 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है COP30 की जो फाइनल डे पे टॉक्स हुई थी, उसका जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें फॉसिल फ्यूल फेस आउट ये जो टेक्स्ट था इसको ओमिट कर दिया गया। अब मैं बताऊंगा इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कह रही हैं, डेवलप कंट्रीज़ क्या कह रही हैं, और फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिस्पॉन्स दिया है इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने फाइनली इंप्लीमेंट कर लिया है 4 लेबर कोड्स को लेकर के। मैं बताऊंगा चारों लेबर कोड्स के फीचर्स आपको, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग सोशल जो आपकी सोसाइटी है बेसिकली उस पर क्या इम्पैक्ट प्रोबेबल हो सकता है। तो जब इम्पैक्ट की बात की जाएगी तो एक्शन देखा जाएगा, कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं और वो इम्पैक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रिव्यू किया है फूड सेफ्टी इश्यूज को और अलार्म्स रेज कर रखे हैं एडल्ट्रेशन के रिगार्ड में, जो मिलावट होती है उसके रिगार्ड में कहा गया है। अब यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर जो पीवाईक्यू उठा है प्रीलिम्स में वो मैं डिस्कस करूंगा। यहीं पे एफएसएसएआई के ऊपर बात हुई है, मैं वो बताऊंगा क्या है कैसे है और उससे कनेक्टेड कैसे पीवाईक्यू उठा है। फिर यहीं पे आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया GS2 2017 में पब्लिक अकाउंट कमेटी किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है गवर्नमेंट की पीपल के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल का एग्जाम्पल आप जरूर दे सकते हो, क्योंकि ये एक आर्टिकल एक तरीके से शो कर रहा है इस चीज को कि जो पीएससी है वो पब्लिक में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज को हाईलाइट कर रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रही नहीं कर रही है। ये जितना भी काम है फूड एडल्ट्रेशन वाला, ये जितनी भी चीजें फूड सेफ्टी के रिगार्ड में होती कौन देख रहा है, एफएसएसएआई देख रहा है। तो अब जब अकाउंटेबिलिटी आएगी एग्जीक्यूटिव की पब्लिक को लेकर के, अब वो कब आएगी, जब गवर्नमेंट का जो डेटा है या फिर जब एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू होगा पीएससी के द्वारा और जो पब्लिक पोर्टल पे डाले जाएंगे तो पब्लिक भी अवेयर होगी। जब पब्लिक अवेयर होगी तो गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो इंडस्ट्रीज को बनाना होता है। अब ये बेसिकली एक एडिटोरियल है, यहां पे आपको बताऊंगा कि ये पूरा डिस्कशन किस बात पे है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो किस तरीके से ग्रीन बेल्ट को बाईपास कर रही हैं। यहीं पे मैं आपको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और एक अच्छा खासा डिस्कशन करूंगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं उनका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूपीआई ने और जो आपका यूरोपियन कमर्शियल सेंट्रल बैंक है उन्होंने आपस में पैक्ट किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के रिगार्ड में। इसी में यूपीआई और जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर टिप्स आपस में पैक्ट हो रखा है या फिर डील हो रखी है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ, क्या हुआ और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ इससे कनेक्टेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल मैंने लेबर कोड पे ले लिया है, इसके बाद आपको COP30 वाला दिखेगा। तो फाइनली सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने नोटिफाई कर दिया भैया 4 लेबर कोड्स को अब एनफोर्स किया जाएगा। और वो 4 लेबर कोड्स क्या है, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो कि ट्रेड यूनियन वाला देखोगे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आपको दिखेगा, फिर चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये चौथा कोड है। अब ये चारों कोड बनाए गए हैं पुराने के 29 ओल्ड, साथ ही साथ जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे, लेबर लॉज थे, फ्रैगमेंटेड हो रखे थे, उन सबको इकट्ठा करके ये सारे के सारे कोड्स बनाए गए थे अलग अलग ईयर्स में, जैसे देख लो 2019, 20, लेकिन ये उस समय बना दिए गए थे। अब क्या है, सेंटर ने इसको एनफोर्स कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि अब से ये लागू हो जाएंगे। तो अब हम समझते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। अगर मैं आपको फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है, सोशल सिक्योरिटी मतलब कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है। अब वो एक्सटेंड किया जाएगा गिग वर्कर को भी, प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा। अब गिग वर्कर दिखा में आप जैसे ही आता है आप सुनोगे स्विगीज, जो आपके जोमेटो में काम करने वाले वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, तो उनको भी अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक्सटेंड होगा। साथ ही साथ कोई भी अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसे मिनिमम वेज देनी होगी और इस मिनिमम वेज को इंश्योर किया जा सके तो उसके लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग दे देगी। मतलब अगर नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके पीछे नियम कानून लागू होंगे। आप अगर नहीं पे करोगे तो माना जाएगा आप नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हो। फिर आप इसमें क्या बात की
की गई है? यहाँ पे जेंडर पे पैरिटी के ऊपर बात की गई है। अगर मेल काम कर रहा है, फीमेल काम कर रहा है, देयर हैज टू बी यूनिफॉर्म पे। अगर दोनों का काम सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेल भी सेम काम कर रहा है तो उसको अलग पे मिल रहा है, फीमेल भी सेम काम कर रही है तो उसको अलग मिल रहा है। साथ ही साथ जो वर्क प्लेस है वो किसी एक जेंडर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग में नहीं बनाना चाहिए कि नहीं हमने ये दिमाग में रखते हुए इस जेंडर को ये पूरा वर्क प्लेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो जो वर्क प्लेस की पॉलिसीज बनेगी, चाहे वो फिजिकल पॉलिसीज हो, चाहे वो वहाँ की वर्किंग एनवायरनमेंट हो, उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। अब जब जेंडर न्यूट्रल बनेगा तो इससे क्या होगा, वुमेन की नाइट शिफ्ट भी अलाउ की गई है, सेफ्टी प्रोविजंस के साथ अलाउ किया गया है। फिर इसी में क्या बात की गई है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा इक्विवेलेंट टू परमानेंट वर्कर्स। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है कि भैया ये इंसान इतने फिक्स टर्म तक काम करेगा तो उसके बेनिफिट्स भी इक्विवेलेंट टू परमानेंट वर्कर ही होगा जो परमानेंट है, ये बात रखी गई है। यहीं पे बात किया गया है जो आपका स्टेट लेवल पे इंश्योरेंस होता है, ESIC जिसे कहते हैं, वो पैन इंडिया कवरेज होगा। मतलब हर स्टेट में कहीं ना कहीं अगर कोई वर्कर काम कर रहा है इंक्लूडिंग हजार्डस इंडस्ट्रीज में तो उसे स्टेट इंश्योरेंस भी देना जरूरी हो जाएगा। साथ ही साथ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में बात की गई है। एम्प्लॉयर के लिए मतलब जो काम देता है उसके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बारे में बात की गई है। एक पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट की बात की गई है आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को लेकर के, जिससे एम्प्लॉयज को जो वेलफेयर बेनिफिट्स है वो आसानी से दिया जा सके। अब अगर रिएक्शन देखा जाए तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। जो गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रीज बॉडी है, उन्होंने क्या किया, इसको वेलकम किया है। फिर जो आपकी ट्रेड यूनियंस है उन्होंने इसके पीछे कहा है भैया ये तो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट उन्होंने कहा है, साथ ही साथ कहा है ये एंटी वर्कर है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ 21 के क्वेश्चन के रिगार्ड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैजुअल वर्कर के रिगार्ड में। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जब कभी भी आपके सामने 2 स्टेटमेंट में एक ही टोन दिखाई पड़े, जैसे लिखा है ऑल कैजुअल वर्कर, सेम यही लिखा है ऑल कैजुअल वर्कर, सो देयर हाई चांसेस कि इसमें केवल एक ही सही होगा, एक गलत होगा। कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा अब आपको वो आइडेंटिफाई करना है। मतलब 1 और 2 साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये एलिमिनेशन मेथड पे नहीं देखना है, लेकिन अगर सामने दे ही रखें तो आप यूज कर सकते हो 1 2 1 2 3। बट अब यूपीएससी चेंज हो चुकी है, लेकिन आप दिमाग में रख तो सकते हो ना भाई ये दोनों साथ नहीं रहेंगे क्योंकि सेम टोन है। तो यूपीएससी कभी सेम टोन पे एकदम सही नहीं बनाती है। तो क्या कह रहा है भैया जो आपके कैजुअल वर्कर्स हैं सभी के सभी ऑल कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए एंटाइटल हैं। क्या ऐसा है, तो बोलोगे नहीं, तो 2 और 3 विल बी राइट वन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है COP30 की, जो समिट बेलम ब्राजील में हुई, उसका जब फाइनल टेक्स्ट बनाने की बात हुई तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो जब क्लाइमेट नेगोशिएशन की टॉक चल रही है तो उसमें मेजर टेंशंस आते हैं फाइनल डे में। जो ड्राफ्ट होता है उसके अंदर मेंशन ही नहीं किया गया कि भैया फॉसिल फ्यूल को पूरा फेस आउट कर दिया जाएगा। अब जब ये नहीं हुआ तो उससे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं। अब कॉन्ट्रोवर्सीज जब ट्रिगर होती है उसमें अलग अलग साइड अपना टेक लेते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कहा भाई साहब आप ना हमारे ऊपर कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन मत डालिए कि हमें जो है अपना फॉसिल फ्यूल पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है, फेस आउट कर देना है, क्योंकि हम उसी पे डिपेंडेंट हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। और जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने डिमांड की भैया आप जो है हमें क्लियर भाषा में समझाइए कि जो फॉसिल फ्यूल का फेस आउट है इस लैंग्वेज को समझाओ, इसका मतलब क्या है। आप कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो अलग कॉप समिट में। साथ ही साथ कहा है आप बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग जो आपका लिमिट करने की बात की गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको आप प्रॉपर लैंग्वेज में हमें समझाइए। और यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है कि ये जो कॉप हुई है इसमें कहीं ना कहीं इसका मिटिगेशन प्लान बहुत ही वीक है, फाइनेंस के ऊपर लैंग्वेज बहुत ही अजीब तरीके से दी गई है, तो उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब ये जब हो रहा था पूरी COP30 तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक जो मेन वेन्यू था जहाँ COP30 हो रही थी बेसिकली वहाँ पे आग लग गई थी। अब वो ऑल्दो कंट्रोल हो गई थी बट आर्टिकल में डाला गया, तो इससे रिलेट कर सकते हो। रिलेट करने से क्या होता है, रिलेट करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक इंसिडेंट भी हुआ है COP30 में, है कि नहीं। बट यहाँ पे कोर डिबेट क्या है, कोर डिबेट ये है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर डिस्प्यूट है, फॉसिल फ्यूल की कब तक फेस आउट किया जाएगा उसकी टाइमलाइन के ऊपर डिस्प्यूट है। जो ग्लोबल साउथ है उन्होंने फेयर रूल्स की डिमांड की है, रिलायबल सपोर्ट की डिमांड की है कि क्लाइमेट एक्शन अगर लेना है तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंथन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपने तरीके से नियम कानून बना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और उससे फॉसिल फ्यूल का एमिशन हो रहा है, हम उसे झेल रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डेवलपिंग और जो स्मॉल कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली आइलैंड कंट्रीज वो हमेशा से इस चीज़ की वॉइस उठाते आए हैं इसके अगेंस्ट में। ठीक है, चलो
अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मीटिंग हेल्ड की किसके ऊपर, फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। अब यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री से, एफएसएसएआई से भी आपके ऑफिशियल्स थे। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए, कहा भैया जो एडल्ट्रेटेड फूड है, मतलब जो मिलावटी फूड है, स्पेशली जिसमें स्वीट्स, फेस्टिव सीजन में जो चीनी वाली चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन है। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा परसिस्ट कर रही है क्योंकि उन लोगों ने बहुत वार्निंग दे रखी है, एनफोर्समेंट ड्राइव भी चली, बट फिर भी अभी तक ये सही नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसने कैग की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं क्या किया है, हाईलाइट किया है। उसने कहा कि भैया आपके पास एफएसएसएआई के पास स्टाफ की शॉर्टेज है, तो आप कैसे किस तरीके से भैया फूड कंट्रोल करोगे। आप चले हो फूड कंट्रोल करने के लिए, आपके पास स्टाफ ही प्रॉपर नहीं है। तो पीएसी ने सब चीज़ों को हाईलाइट किया, कैसे, कैग की रिपोर्ट का इस्तेमाल करके। अब आप नोटिस करो, क्या ये जो पीएसी कर रहा है, इससे क्या पब्लिक में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं इंश्योर हो रही है? बोलोगे बिल्कुल हो रही है, ठीक है। अब पीएसी ने डायरेक्ट किया मिनिस्ट्री को, एफएसएआई को, कि भैया आप डिटेल रिपोर्ट दो, जो जो हमने इश्यूज रेस कर रखे हैं ना, आप हमको डिटेल रिपोर्ट दीजिए इसके बारे में, फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलो, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करूं तो ये क्या है, बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करती है। पब्लिक मनी को कितना कहाँ स्पेंड हुआ है वो देखेंगे। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के एमपीस भी होते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको एग्जैक्ट पता करना है लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। अगर मैं एफएसएसएआई की बात करूं तो ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन काम क्या है, फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडिया में रेगुलेट करना, लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन देना फूड बिजनेसेस को लेकर के, ठीक है। अब देखिए 2013 का क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स क्या कह रहा है, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। क्या ऐसा है? ऑब्वियसली नॉट। यहां मैंने कहा ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों को आपको देखना पड़ेगा। स्क्रूटनाइजेस अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग, क्या ऐसा है? आप बोलोगे एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज तो हुई है। देखो आर्टिकल में कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन किया है और यहाँ पे 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया, 2 and 3 इज द राइट वन। चलो, अब देखिए 2018 का क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एक्ट ने रिप्लेस किया है प्रिवेंशन ऑफ आपका फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली, दिस इज राइट। कभी भी यूपीएससी में अगर एक एक्ट दिया जा रहा है, कहा जा रहा है ये इस एक्ट को रिप्लेस करके आया हुआ है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो सही होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कह रहा है कि भैया जो एफएसएसएआई है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है बेसिकली, लेकिन यहां पे कह दिए भैया वो अंडर चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो दिस इज रॉन्ग। तो वन ओनली इज द राइट वन। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बेसिकली एक एडिटोरियल है, इतना बड़ा एडिटोरियल है, लेकिन मैं इसमें काम की बात आपको बताता हूँ। अब काम की बात होती क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। तो अब जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को बहुत ही रिलैक्स कर दिया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर कोई भी इंसान बिजनेस करने जा रहा है, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, अगर उस इंडस्ट्री में आपने पेड़ों को काटा है, मान लो आपने 100 पेड़ को काटा है, तो नॉर्म ये कहते हैं कि आपको 100 पेड़ के मुकाबले लगाने पड़ेंगे उतने पेड़, जिससे उतना प्रदूषण कम हो सके। ये तो लॉ कह रहा है, लेकिन अब जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स बना रही है गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दिया है, जिससे मैंडेटरी ग्रीन कवर जो है रिड्यूस कर दिया। कहा गया भैया ठीक है, हम चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, गवर्नमेंट चाह रही है, तो 100 नहीं, आप एक काम करो, अगर 100 पेड़ काटे हैं तो 50 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 में भी हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन तो कम ही हो जाएगा। तो ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है एडिटोरियल की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही है किस चीज के ऊपर, जो मेन ग्रीनरी का रिस्टोरेशन है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। अब इसी में बात होती है ऑन साइट ग्रीन बेल्ट के बारे में, मतलब जहां पे इंडस्ट्री बन रही है वहां पे ऑन साइट लेवल पे लोकल बेनिफिट्स केवल दिए जाते हैं, जैसे डस्ट कंट्रोल हो गया, नॉइस रिडक्शन हो गया, कूलिंग हो गया। लेकिन यहां ये आसपास का लोकल एरिया कवर करती है जहां इंडस्ट्रीज हैं। जो और के दूर के इलाके हैं वहां पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता जितना किया है इंडस्ट्री ने। तो ये कुछ हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स। साथ ही साथ जो ग्रीन बेल्ट की बात हुई है, ये नेचुरल फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं करती है, वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी को भी रिप्लेस करने की बात नहीं करता है। तो इस वजह से ग्रीन बेल्ट का जो मेन काम है कि भैया इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, वो चीज नहीं कवर हो पाती है। साथ ही साथ कहा गया है जो ग्रीन बेल्ट है वो केवल एयर पोल्यूशन को 65% तक ही कम कर पाएगा, और इसका इफेक्ट बहुत ही लिमिटेड होगा। अगर वो नॉइस पोल्यूशन कम कर रहा है, एयर पोल्यूशन कम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बस कम कर दिया, उसने नॉर्म को फुलफिल कर दिया जो गवर्नमेंट ने कहा है, उसका इंपैक्ट भी बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है।
साथ ही साथ कहा गया ग्लोबल कंपैरिजन जो होता है किसके रिगार्ड में, ग्रीन बेल्ट के रिगार्ड में, जो ग्रीनरी इंडस्ट्रीज करती हैं वो बहुत ही मिसलीडिंग है, क्योंकि हर कंट्री की जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी, वो सब कुछ अलग है, इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी अलग अलग है। तो यहाँ पे बात किस चीज़ के ऊपर की गई है, बात की गई है कि भैया आप जो ये यूनिफॉर्म ग्रीन कवर के रूल्स हैं ये बहुत ही साइंटिफिकली अनसाउंड हैं, तो आपको करना क्या होगा, सजेस्ट किया गया है कि भैया आप जो है जो ग्रीन आपका ऑन साइट ग्रीन बेल्ट होता है, मतलब जहाँ पे बन रही है इंडस्ट्री उसके ऑन साइट में लिमिटेड बनाओ, लेकिन ऑफ साइट ग्रीनिंग जो होती है उसको मैंडेटरी कर दो, मतलब रिस्टोरेशन तो करना ही करना है। इससे क्या होगा, अगर ऑन साइट नहीं करेंगे वो तो दिख जाएगा, लेकिन अगर ऑफ दूर जाकर भी इंडस्ट्रीज आपका रिस्टोरेशन नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं अगर आपका बोलते हैं ना ईज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अगर वॉलंटरी कर दिया जाएगा तो इंडस्ट्रीज तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर मैंडेटरी कर दिया तो उनको जाके करना पड़ जाएगा। साथ ही साथ रिकमेंडेशंस देखी जाए तो क्या दी गई है, उन्होंने कहा भैया जो आपका रीजनल ग्रीन रिजर्व्स हैं नियर इंडस्ट्रियल कल्चर, नियर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, उसको भी हमें क्या करना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा। जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनको भी रिस्टोर करना पड़ेगा, कार्बन को ऑफसेट करना पड़ेगा और एक अच्छे तरीके से ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। मतलब जितना वो कार्बन का एमिशन कर रहे हैं उस कार्बन एमिशन के मुकाबले भी आपको क्रेडिट्स भी उतने खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली बात होती है। अब यहाँ एक बात हो रही है ग्रीन फील्ड के बारे में, या फिर आप कह रहे हो किस चीज़ के ऊपर आप नोटिस करोगे, ये बात हुई है यहाँ पे आपका ग्रीन रिजर्व्स के बारे में, या अगर नोटिस करोगे बात किसके ऊपर, ग्रीन बेल्ट के बारे में। तो उसी से एक वर्ड आ रहा है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ये क्या होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब मान लो ये आपके सामने जमीन है, इसके ऊपर कोई भी इंडस्ट्रीज कभी नहीं बनी है, तो कभी भी एकदम नया प्रोजेक्ट कहीं स्टार्ट होता है एक अनडेवलप्ड लैंड के ऊपर, मतलब यहाँ पे कोई भी अभी तक मैन मेड इंटरप्शन नहीं हुआ है इस लैंड के ऊपर, तो उसके ऊपर जब नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाएगा। इसमें कोई भी प्रीवियस फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एकदम नए सिरे से लैंड एक्विजिशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इसका जो इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है वो कहीं ना कहीं हायर होता है। अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन देखिए 24 में क्या पूछा गया, डोनियो पोलो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। तो कहा गया भैया कौन सा रीसेंट पास्ट में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाया, मतलब एकदम स्क्रैच से बनाया गया। तो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। क्या आपने विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं सुना है, तो आप बोलो सुना तो है। तो विजयवाड़ा एयरपोर्ट आपको लगता है कि भैया वो अभी रिसेंट में बनाया गया होगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा रिसेंट में, बोलो कि नहीं रिसेंटली नहीं है, तो 1 and 2 इज द राइट वन। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आरबीआई ने, एनपीसीआई ने, ठीक है, जिसे आप लोग क्या कहते हो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, इन लोगों ने जॉइंटली स्टार्ट किया है किस चीज को लेकर के, यूपीआई की लिंकिंग किसके साथ, टिप्स के साथ, टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट के साथ। अब ये क्या इसका पर्पस है, जो यूरोजोन कंट्रीज हैं, यूरोजोन कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पे यूरो एज अ करेंसी चलती है, तो उन सभी कंट्रीज में अब क्या होगा, यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकता है, साधारण सी बात कहा जाए। अब जब ये डील हो जाएगी उससे क्या होगा, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा बिटवीन इंडिया एंड यूरो एरिया। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर यूपीएससी बहुत बार और बहुत ही अच्छे से सवाल पूछती है। तो आरबीआई ने कहा भैया ये जो कोऑपरेशन हुआ है हमारे बीच और यूरोपियन के बीच, ये कहीं ना कहीं एनहांस करेगा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को, कंज्यूमर को और बिजनेसेस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। अब नोटिस करते हैं क्वेश्चन 25 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है किसके ऊपर, यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर देन अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। तो आपने यूएई के बारे में सुना होगा, वहां तो है ही, फ्रांस में भी है, क्या बांग्लादेश में है क्या, आप सोच के देखो, क्या अब आपको देखो ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा ध्यान रखिए ऑल 5 कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है, इट विल नेवर एवर बी राइट। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भैया जर्मनी में आप देखोगे, सिंगापुर में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये आपका होमवर्क है, आपको सिंपल नेट पे क्या सर्च करना है, जर्मनी में है क्या यूपीआई, आप चेक करो फिर आप यहाँ पे करिएगा, क्योंकि यूएई और फ्रांस तो बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे तो है ही, लेकिन बांग्लादेश में तो नहीं है, तो आपको चेक करना है जर्मनी में है, सिंगापुर में है या फिर नहीं है। प्रीवियस आर्टिकल्स मैंने इन डिटेल समझाया था, लेकिन फिर से आप एक बार नेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा। यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनपीसीआई के काम को लेकर के। तो आपको पता है एनपीसीआई काम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना कंट्री में, वही सेम पहली चीज कह रहा है। फिर कह रहा है एनपीसीआई ने रुपए लॉन्च किया, तो आपको पता होगा एनपीसीआई इज लाइक व्हाट, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है, ठीक है। अब एनपीसीआई ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला है, इसमें आपको रुपए दिखेगा, इसी में आपको फास्टैग दिखेगा, इसी में आपको यूपीआई दिखेगा। तो इस अम्ब्रेला के अलग अलग पार्ट्स हैं, जो कौन हैंडल कर रहा है अम्ब्रेला, एनपीसीआई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ कार्ड पेमेंट स्कीम क्या है, तो बोलोगे एब्सोल्युटली है, ठीक है। चलो
फिर देखिए 2017 क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीआई को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो क्या इसका मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो यूपीआई के रेफरेंस में आपको एक बात पता होगी, तो यहाँ पे क्या होता है यूपीआई में आप अपने अकाउंट से पैसा लाइव 24/7 दूसरे अकाउंट में तुरंत भेज सकते हो। मतलब बीच में कोई वॉलेट की, मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं कि पहले आपको पैसा एक मोबाइल वॉलेट में भेजना है, वहाँ पे स्टोर होगा, वहाँ से स्टोर होकर दूसरी जहाँ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यूपीआई का बेसिकली एक सर्वर है, आपको अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको रजिस्टर करना है, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन वहां सेव होगी, तो आप एक यूपीआई के एड्रेस बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर वहीं पे क्या होगा, दूसरा रिसीवर होगा, वो भी आके सर्वर पे डालेगा, तो आप दोनों का एक्स और वाई का जो सर्वर का डेटा होगा मैच हो जाएगा, तो आप लाइव बेसिस पे सिर्फ अपना पिन डाल के यहाँ पे भेज सकते हो। तो ये क्या इस्तेमाल करता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करता है। मतलब अगर आपको गोल पे पहुंचना है, गोल इज व्हाट, पेमेंट, तो पहला गेट आपको क्या क्रॉस करना है, पहला तो आपको मोबाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपके पास, आप बोलोगे सर हमें ना वहां पे पिन डालना पड़ेगा, बिना पिन के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर पेमेंट, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए 2018 का क्वेश्चन है, एटीएम क्या कौन लिंक करता है, बोलोगे एनपीसीआई लिंक करता है, ठीक है। फिर देखिए 2018 का क्वेश्चन, भीम, उसके ऊपर पूछा गया है कि भैया जो भीम ऐप है वो ट्रांसफर करने के लिए मदद कर देता है, मतलब अलाउ कर देता है ट्रांसफर करना मनी यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट में, क्या ऐसा है, एब्सोल्युटली। अब आपको पता होगा जो भीम ऐप है बेसिकली वो यूपीआई के लिए है, ठीक है। अब इसी तरीके से गूगल पे देखोगे, फोन पे देखोगे, क्या ये गवर्नमेंट ऐप है, नहीं, इन्होंने सिर्फ एक विंडो बना रखा है जो कि प्रेजेंट कर रहा है किसको, यूपीआई को, बाकी अपना ये जो मेन प्रोडक्ट्स है इनका दूसरा काम है यहाँ पे। फिर आपको पता होगा चिप कार्ड जो है वो फोर फैक्टर ऑथेंटिकेशन में काम करता है, आप बोलोगे एब्सोल्युटली नॉट। अब 4 फैक्टर क्या होता है, जैसे आप देखो 1, 2, 3, 4, तो पहले में क्या होता है, पहले में सिर्फ आप पासवर्ड डालो, पासवर्ड डालोगे 1 फैक्टर कहलाएगा। दूसरे में आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर अगर दूसरे में ना हमने अपना पासवर्ड साथ ओटीपी भी डाल दिया तो आपका 2 फैक्टर हो जाएगा। 3 फैक्टर में क्या होगा, आप पासवर्ड तो डालोगे, अपना ओटीपी भी डालोगे, फिर जब आपको अपना कोई थंबप्रिंट देना पड़े, बायोमेट्रिक देना पड़े, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, 3 फैक्टर कहलाएगी। 4 फैक्टर में क्या होगी, बायोमेट्रिक के साथ साथ आपको यहाँ पे लोकेशन पे भी रहना पड़ेगा उस जहाँ पे जहाँ से एक्सेस कर रहे हो। तो सबसे सेफ जो होता है वो 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली यूज कहाँ पे होता है, डिफेंस जहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर तो नहीं है। क्या डेबिट कार्ड ऐसा है, कहीं भी किसी भी गांव के कोने में आप जाते हो, आराम से डेबिट कार्ड लाया करते हो, नहीं करते हो, बस पिन डालते हो, आपको पैसा मिलता है, तो ये इन्होंने गलत कर दिया। तो 1 ओनली इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।